Okay, good morning all of you students. In the previous lecture, we have already discussed about the one of the famous law, Hooke's law, and the validity of the Hooke's law. One of the directly showing as the material is a homogeneous and isotropic. Yes or no? Then normally Hooke's law में क्या था? The stress is proportional to the strain in the within the proportional limit, and the material should be homogeneous and isotropic, and behavior is a linear elastic. And the homogeneous के बारे में देखा था कि how to decide the homogeneous, and if the combined homogeneous and isotropic जो words है अगर combine कर दो तो उसका meaning है कि every direction or every point on the material the elastic properties are constant. Okay, then उसके बाद में deformation of your member under the axial load mostly bars के बारे में discussion किया था. और इसमें पर्टिकुलर केस वन जो था अपना बार ऑफ द यूनिफॉर्म सेक्शंस, प्रिज्मेटिक सेक्शन दैट मींस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पर्टिकुलर बार थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट. ओके, तो थ्रू आउट द कांस्टेंट मींस द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ. ओके, नाउ फिर उसके बाद में कंसीडर किया था इसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला क्या निकल के आया था? डेल्टा इक्वल टू PL बाई ए. अगर कोई भी प्रिज्मेटिक बार है और उसके ऊपर टेंशन फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आइदर द इलोंगेशन हो सकता है और कंप्रेशन हो सकता है, मीन शॉर्टेज श्रिंकेज भी हो सकता है. अगर ये फोर्स आपका टेंसल है तो वो इलोंग करेगा, और कंप्रेसिव है तो उसकी डायमेंशन कम करेगा, मीन श्रिंक कंप्रेसिव. ओके, बट फॉर्मूला नॉट चेंज इन द एक्सप्रेशन वही रहेगा PL बाई ए. ओके, नाउ कमिंग टू दिस केस सेकंड जो था मोस्टली प्रिज्मेटिक बार के कंसीडर में था, नॉन प्रिज्मेटिक बार. तो नॉन प्रिज्मेटिक बार में क्या होता है कि एरिया ऑफ द बार थ्रू आउट द लेंथ इज वेरिंग. ओके, इन द आल्सो केस वी आल्सो कंसीडर ए वेरिंग फोर्स. मींस अगर आपका वेरिंग फोर्स मींस यहाँ से वेरी हो रहा है, यहाँ से वेरी हो रहा है, यहाँ से वेरी हो रहा है, तो ये इसका एक एग्जांपल दिखा था अपने सेल्फ वेट ऑफ बार के वजह से कितना डिफॉर्मेशन होता है किसी भी बार में, उसका भी देखा था. तो दोनों केसेस के अंदर एक जनरलाइज फॉर्मूला अपन ने गिवन किया था. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. डेल्टा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होल दी बॉडी एंड द फोर्स इज वेरिंग मल्टीप्लाई बाय dx लेंथ, and ax is the distance of the cross section area at the position x and multiply by e. okay, तो इस तरह अपन ने ये वाला जनरलाइज फॉर्मूला फाइंड आउट किया था. फिर नॉन प्रिज्मेटिक के लिए फोर्स जो है px जो है वो कांस्टेंट था तो उसके जगह मैंने p लिख दिया. फिर फोर्स वेरिंग में ना एरिया अगर कांस्टेंट है तो मैंने एरिया कांस्टेंट कर दिया. तो कैसे भी करके मॉडिफाइड कर सकते हो, बट आपको फॉर्मूला जो याद करना है वो डेल्टा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से L px dx मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय ax इनटू e. ओके, तो उसके बाद अपन ने केस 3 जो है वो कंसीडर किया था. केस 3 में एक्चुअल में क्या कंसीडर कर रहा था कि ड्यू टू सेल्फ वेट है बार का वो कितना डिफॉर्म करे. तो उसके अंदर भी प्रिज्मेटिक बार और नॉन प्रिज्मेटिक बार के बारे में कंसीडर किया था. उसमें कुछ नहीं है, गामा जो फैक्टर है वो लेना है. तो फर्स्ट अगर सेल्फ वेट के वजह से जो डिफॉर्मेशन है इक्वल टू 1/2 ऑफ द डिफ्लेक्शन ड्यू टू टोटल वेट ऑफ द बार in the prismatic. okay, only for this is law for prismatic के लिए कंडीशन था. ये अपन प्रूव किया था ना कि WLA/E ये क्या है, अगर बार के ऊपर आप W लोड लगाओगे, W लोड अगर कंसीडर करोगे तो उस केस में कितना आएगा. ओके, यहां तक क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट? चेतेश, अनिल, कुलदीप? नो सर. ओके, फिर है अपना सेकंड जो था वो था वेरिंग जो क्रॉस सेक्शन है उसके केस में. तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने एक आपको कोन जो है कोन के बारे में एग्जांपल दिया था. उसके अंदर अपने फाइंड आउट किया था डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए फाइनल जो एक्सप्रेशन था उसमें क्या क्या वेरिएशन हो रहा था.
एक तो एरिया वेरिएशन हो रहा है AX, तो AX वेरी होने की वजह से अपन ने फाइंड आउट कर लिया पर्टिकुलर एरिया, वहां पे एरिया फाइंड आउट करने के बाद में डेल्टा अपने को मिला गामा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6C। ओके, ये कोन के केस में। और एक मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी, अब इसके आंसर्स बताओ कितने क्या क्या आंसर आए, देन आई विल डिसाइड द आंसर। ओके सर इसमें वॉल्यूम तो निकल रहा है पर आगे कैसे होगा, वो आगे हो नहीं रहा। वॉल्यूम किसका निकल रहा है? वॉल्यूम इस सिस्टम का सर, वॉल्यूम तक तो हो रहा है, आगे फिर उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए कुछ मैंने एक क्लॉज, एक वो बताया था ना आपको, नहीं बताया था? इसको मैंने एक बताया था कि इलोंगेशन ड्यू टू L प्लस एल डैश, L प्लस एल डैश का डिफॉर्मेशन डायरेक्टली फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। तो वो फॉर्मूला कितना है, डेल्टा सेल्फ इक्वल टू गामा L। L अब कितनी डिस्टेंस होगी, L प्लस एल डैश, L प्लस एल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6C। तो इसके वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उसको माइनस कर दो इस छोटे से कोन के वजह से डिफॉर्मेशन, और इस छोटे से कोन के वजह से डिफॉर्मेशन कितना होगा कि 1/6 गामा मल्टीप्लाई बाय लेंथ L डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय E। सिंपल तो था ये, कि स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को पता है कि कोन में कितना होता है। ओके, फिर सर एल डैश की जगह क्या रखेंगे? L डैश की जगह देखो आगे कितना होता है, L डैश की जगह बताओ। L डैश लास्ट में जाके आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर L डैश का अगर रिलेशन निकालना है तो देखो हल्के से देखो कैसे होगा। ये मैंने निकाला, ये देखो L डैश को L के टर्म्स में D के टर्म्स में जोड़ सकते हो। ये है आपका D1, ये था D2, ये है L, और ये है आपका L डैश। तो L डैश डिवाइडेड बाय L इक्वल टू D1 बटा D2 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर, हो गया सर। आया समझ में? हाँ सर। या एक्चुअल में अब इसको निकालने के लिए देखो, ये D1 और D2 देखो बहुत अलग से हैं, ये ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। समझ में तो आ गया, लेकिन ये प्रॉपर्टी कैसे चूज करनी है, प्रॉपर्टी चूज करने के लिए आपके पास एक्चुअल में जो है ना वो ये दे रखा है। ओके, एक्चुअल में ये दे रखा है, ये D1/2 रेडियस, ये टोटल है D2/2, तो ये आपका बचेगा D2 माइनस D1/2। अब इसके बीच में रिलेशन आ सकता है। ओके, अब आपका ट्राइंगल टू ट्राइंगल रिलेशन आ सकता है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, क्योंकि ये वाले एंगल जो सेम है। इट कैन बी L1 डैश, L1 डैश ये वाली लेंथ, और ये है आपका कैपिटल L। तो ट्राइंगल टू ट्राइंगल आएगा, ना कि ये वाला आएगा ना। यस और नो? क्योंकि जब आप ये ट्राइंगल ले बड़ा वाला और छोटा वाला ट्राइंगल लो, या फिर ये वाला ट्राइंगल लो और ये वाला ट्राइंगल लो, कैसे लोगे कि L डैश ये वाला डिवाइडेड बाय D1/2। ओके, और छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला, ये जैसे ये ट्राइंगल कितना हो जाएगा, L कैपिटल डैश L, सॉरी L, ये तो कैपिटल L तो दे रखी ना अपन को, कैपिटल L डिवाइडेड बाय इसका ये डिस्टेंस, ये कितना है D2 माइनस D1 का बाय 2। तो मीन्स इससे निकालना है आपको L डैश इक्वल टू कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय D1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, D2 माइनस D1 आ गया।
रिलेशन। तो जब यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ दी इसका निकालोगे, इलोंगेशन ऑफ दी ड्यू टू ओ ए बी कर्व, इसके वजह से कितना लग रहा है, सेल्फ वेट की वजह से, वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? यस सर। इसका जो एक्सप्रेशन है वो देखो, ध्यान से देखना। ड्यू टू, सबसे पहली वाली लाइन, ड्यू टू कोण जो है वो है 1/6 गामा, मान लो गामा या लैम्डा, जो भी मानो, लैम्डा इंटू एल स्क्वायर बाई ई, ये है एक कोण का सेल्फ वेट। ओके, तो सबसे पहले वाला कोण क्या है अपना, ये वाला ओ सी डी। ओ सी डी के लिए क्या हो जाएगा, ओसीडी के लिए इलोंगेशन होगा डेल्टा 1 इक्वल टू गामा, लैम्डा दे रखा था, कितना दे रखा यूनिट वेट, लैम्डा, हाँ सर, लैम्डा दे रखा। लैम्डा इक्वल लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एल प्लस एल डैश, ओके, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना इसका, डिवाइडेड बाई 6c, ये पहला। दूसरा अपने को निकालना है ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ दी, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ दी दिस। ओके, तो सेल्फ वेट की वजह से कितना आएगा इसका, लैम्डा एल डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब तीसरा याद रखना, तीसरा एक्चुअल में ये आएगा, ये तीसरा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये है d2 d1। ओके, तीसरा आएगा ये जो छोटा सा जो कोण जा था, उसका खुद का वेट W, इस बड़े वाले पे भी तो लग रहा है, मतलब छोटे वाले का खुद का सेल्फ हो गया, प्लस उसका वेट जो है वो ये वाला बियर कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सेकंड नंबर वाला, ये रहा। इसका आंसर क्या है भाई, इसका तो आंसर इजी होगा ना, पी लोड के वजह से इसका डिफॉर्मेशन कितना है, कौन बताएगा, इसका आंसर कितना है आपके, PL बाई 5/4 D1 D2 E, कुछ इस तरह आया क्या ये एक्सप्रेशन, किसी का आंसर निकला ये सेकंड प्रॉब्लम का, यस और नो? नो सर, सेकंड का तो नहीं निकाला था, फर्स्ट का ट्राई किया था। अच्छा, तो देखो सेकंड का कैसे निकाल दें, सेकंड का देखो, आप खुद बताओगे मेरे को बार कैसे निकालना है इसका। यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है, अगर मैं यहाँ से एक्स है, एरिया और उसकी लेंथ ही चेंज हो रही है, केवल वेट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, तो मतलब आपके जो ये जो लेंथ है, मतलब एच पर लेंथ जाएंगे तो एक्स चेंज होगा ना, अगर मैं यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ एक्स अलग होगा, फिर इसके बाद में तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक अज्यूम किया है स्ट्रिप dx, इस तरह करना है काम अपने को। ओके, तो डेल एक्स, यहाँ पे लोड लग रहा है, लोड चेंज नहीं है, तो p मल्टीप्लाई बाई dx डिवाइडेड बाई ax इंटू ई। अब ax निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे डायामीटर। अब डायामीटर निकालने के लिए देखो, इसको बनाओ पूरा, पूरा का पूरा बना दो इसको, जो डायमेंशन, सॉरी, ये है सेंटर लाइन। ओके, इसकी डायमेंशन है d1/2। ओके, ये है d2 माइनस d1/2, यस और नो?
रेडियस कितनी हो जाएगी, d2/2 हो जाएगा ना। यस सर। अब आते हैं किसी x डिस्टेंस पे, मान लो ये है डिस्टेंस x, उस पे निकालना है आपको रेडियस rx। ओके, तो rx कैन बी d1/2 प्लस ये वाली वैल्यू है ना, यहां तक तो d1/2 है ही है, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालिए, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल। देखो सिमिलर ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस है टोटल l, तो x डिवाइडेड बाई l इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस मान लो dx डैश डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस d2 माइनस d1/2। यस और नो? ये वाला डायग्राम देखो, d1/2 d2 माइनस 2, ये x डिस्टेंस पे ये वाली डिस्टेंस तो निकालनी अपने को है ना। अगर ये वाली डिस्टेंस पता चल गई और इसमें ये डिस्टेंस तो पता है d1/2, उसमें ऐड करेंगे तो ये रेडियस पता चल गई। रेडियस पता होने पर डायमीटर बाद में अपन x निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी x। तो ये है आपका dx डैश इक्वल टू x अपॉन l d2 माइनस d1/2। ओके, तो मतलब यहाँ का रेडियस हो जाएगी d1/2 प्लस x बाई l मल्टीप्लाई बाई d2 माइनस d1/2। ये क्या है आपका x, है ना। आ गया एक्सप्रेशन, यस और नो? यस सर। अब देखो ax हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई बाई dx स्क्वायर। अब एक्चुअल में dx जो है ना, उसमें d1/2 प्लस x/l मल्टीप्लाई बाई d2 माइनस d1/2 बड़ा सा एक्सप्रेशन है, और नीचे सिर्फ x ही है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप मेरे को बताओगे कि टोटल इलॉन्गेशन 0 से l p मल्टीप्लाई बाई dx ax हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई बाई इसको 2 कर दो, 2 से करोगे तो ये 2 से 2 कट गया, ये भी कट गया, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका d1 प्लस x/l d2 माइनस d1 इसका होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करके बताओ ये फटाफट, 0 से l dx π/4 l ले तो d1l प्लस x d2 माइनस x d1 डिवाइडेड बाई l, ये होल स्क्वायर इसका। इसको कुछ मानो, अज्यूम करो d1 प्लस x/l d2 माइनस d1, इसको अज्यूम कर लो, इंटीग्रेशन निकालो फटाफट। इसको t मान लो, अब इसका दोनों पार्ट डिफरेंशिएट करो तो इसका 0, इसका आ जाएगा d2 माइनस d1 l इंटू dx इक्वल टू dt। ओके, तो dx इक्वल टू dt इंटू l डिवाइडेड बाई d2 माइनस d1। अब यहाँ पे देखो, जब x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 होने पे t इक्वल टू d1। ओके, x इक्वल टू l है तो t इक्वल टू d1 प्लस d2 माइनस d1, तो हो जाएगा आपका d2। तो डेल्टा इक्वल टू नाउ d1 से d2, अब लिमिट चेंज हो गया इंटीग्रेशन की, p मल्टीप्लाई बाई dx के जगह लिखना है आपको dt l डिवाइडेड बाई d2 माइनस d1, ये रहा आपका π/4 मल्टीप्लाई बाई t स्क्वायर।
यस और नो? ये सारा एक्सप्रेशन मैंने क्या माना? टी। ये सिंपलिसिटी बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का। आपका मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो आप, बहुत सिंपल है। तो पीएल बार पाई बाई 4 भी बार, और ये जो dt जो है ये t के करस्पॉन्डिंग है, तो आपका d2 माइनस d1 भी बाहर। अब आते हैं इसको इसका निकाल के दो, बताओ कितना आएगा। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू ये 0 dx बाई एल इंटू d2 माइनस d1 इंटू dt। dx की हो जाएगी dt upon l। इसका सॉल्यूशन करके देना एक बार। सर -4p/πl। -4p/πl। एक्चुअल में इसका कुछ एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन होगा तभी होगा आपका ये आंसर। डेल्टा इक्वल टू आप कितना बता रहे हो? माइनस इसका टी का कितना होगा? टी का सर 1/t -1/t टी हाँ स्क्वायर का। हाँ, फिर मतलब 1/t हो जाएगा ना। यस सर। और सर d2 - d1 से d2 - d1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, ये तो माइनस माइनस वन है ना। -1 मतलब ना, इसमें n प्लस 1 होता है ना इंटीग्रेशन में, तो इसका +1 करोगे -1 तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे से मल्टीप्लाई होगा ना। जब ये कुछ इस तरह एक्सप्रेशन आए ना तो d1 प्लस d2 इसका होल स्क्वायर बाई 2। जब इसका एक्सपांशन जब करते हैं तो अपन d1 इंटू d2 लेते हैं इसको। एक बार चेक करना आप, इसका आंसर आएगा pl बाई पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई। मतलब जो अपने एरिया जो लेते थे ना पाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, उसके जगह क्या करना है? पाई बाई 4 d1 मल्टीप्लाई बाई d2। ओके, ओके। ये वाला मैं एक और चेक कर लूंगा, ताकि आपके ना जो इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी मेनली आएगा इसी के टर्म्स में कि पाई बाई 4 d1 प्लस एक्स बाई एल d2 माइनस d1 और x का ये वाला होल स्क्वायर। अब एक्चुअल में ना या तो टर्म्स करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे ना, तो होल स्क्वायर ओपन करने के लिए d1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एल d2 माइनस d1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी एक्स बाई एल d1 d2 माइनस d1। तो इसके कुछ टर्म्स है ना, आप एलिमिनेट कर देते, वो मैं भेज दूंगा कि कौन से टर्म्स एलिमिनेट करते हैं। फाइनल आप तो ये एक्सप्रेशन याद रखो। फाइनल एक्सप्रेशन डेल्टा इक्वल टू डायरेक्टली pl बाई पाई बाई 4 d1 d2 मल्टीप्लाई बाई ई। ओके, डेल्टा इक्वल टू pl बाई पाई बाई 4 d1 d2 ई।
ओके, ये याद रखना। अब आते हैं मेन इंटरेस्ट, अपना पॉइंट क्या था, ये वाला। तो इलोंगेशन ऑफ ये वाला इलोंगेशन अगर ए ओ बी है, उस किसके वजह से, ओ ए बी के वजह से। ओ ए बी के वजह से क्या होगा, तो ये सेम प्रॉब्लम होगी। तो ओ ए बी के वजह से तो आपने निकाल दिया ये सेल्फ वेट। अब सेकंड जो है पॉइंट वो है मेरा सेकंड जो पॉइंट है वो है D2 और D1। और ये जो है ना कौन जो था ना सेल्फ वेट की जिसकी बात कर रहे थे, ओ ए बी, इसका वेट, वो वेट क्या लग रहा है यहाँ पे W। तो इसके W के वजह से ना अभी अपन ने फाइंड आउट किया था डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, WL जितनी ये लेंथ डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डायमीटर D1 और D2 और E। यस और नो, आया समझ में? यस सर। तो पाई 3 जो है आपका, देखो सॉरी डेल 3 जो है वो क्या हो जाएगा, अब वेट निकाल के दो मेरे का, इसका वेट कितना होगा, इसका वेट W कितना होगा, इसका छोटे वाले का 1/3 पाई स्क्वायर D1/2, नहीं पाई स्क्वायर नहीं है, पाई D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट L1 L डैश, और ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी यूनिट वेट। यही होगा ना वेट, या अदर देन होगा कुछ अलग। इसका वेट कितना होगा, ओ ए बी डायमीटर है D1, लेंथ है L डैश, कितना होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई लैम्डा करेंगे वेट आ जाएगा। यस और नो? यस। तो 1/3 ये निकाल के दो, 1/3 पाई D1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L डैश इंटू डेल्टा, ये तो हो गया W, और L इसकी लेंथ L डैश डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, और ये जो लोड कहां पे लग रहा है, D1 और D2 एरिया पे, D1 और D2। तो अब आपको क्या करना है, फाइनल जो डेल्टा होगा टोटल का डिफॉर्मेशन डेल्टा 1 माइनस इस जो कोण है उसका सेल्फ वेट के वजह से डेल्टा 2, और ये जो वेट है अब इसके ऊपर लग रहा है तो डेल3। इन तीनों को आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल डिफॉर्मेशन। ओके, ओके यहां तक सर। क्लियर, आ गया समझ में? अब देखो, अब आज अपन एक और इसमें एक ऐड करते हैं, जो वो है केस नंबर 4। 3 केस देख लिए ना अपन ने, तो केस नंबर 4 है वो है स्टेप बार्स। मींस अब एक बार नहीं, 2 3 4 5 बार जो है वो लगी हुई हो। तो उस केस में टोटल जो डिफॉर्मेशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था डेल्टा इक्वल टू फॉर प्रिज्मेटिक वाल कितना होता है, PL/AE। ओके, PL/AE को बोलते हैं डेल्टा। और जो स्टिफनेस ऑफ द प्रिज्मेटिक बार होती है के, वो होती है P/डेल्टा। ओके, ये क्या होती है, स्टिफनेस होती है लोड डिवाइडेड बाई डिफॉर्मेशन। और अगर मैं लोड या फिर फोर्स करूं तो स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाई डिफॉर्मेशन।
ओके, तो यहां से निकालो, यहां से P बाई डेल्टा, P बाई डेल्टा हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई L, इसको बोलते हैं स्टीफनेस। ओके, ये किसके लिए है? स्टीफनेस के लिए। और दूसरा सेकंड टर्म्स लिखो आप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बार। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बार क्या होगा? ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीफनेस। मतलब जितना स्टीफनेस ज्यादा होगा उतना कम फ्लेक्सिबल होगा। कैसे? स्टीफनेस का मतलब होता है कि लोड प्रोड्यूस फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। अगर ये आपका कॉलम है और कम अगर डिफॉर्म हो रहा है तो मतलब वो है स्टीफनेस। और अगर यही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की करस्पॉन्डिंग करें तो कितने यूनिट लोड पे कितना आपका डिफॉर्मेशन हो, तो इसको बोल सकते हैं अपन फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू, इसका रिवर्स करो, रिवर्स क्या होगा? डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय लोड। ओके, क्लियर? आया समझ में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के बारे में? ये पूरे सिविल इंजीनियरिंग में बार बार पूछते हैं आपसे। क्या तक क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, आई थिंक अनिल, अनिल के साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या है? अनिल कनेक्ट नहीं हुआ है वापिस। तो ये चीज जो है हार्ड नहीं है, एक्चुअल में आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। अब चीजें याद रखने के लिए देखो, स्टिफनेस का मतलब होता है, बार बार रिवीजन करते रहना इस चीज का। स्टिफनेस का मतलब होता है उसका कि लोड वर्सेस लोड डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन। तो ये अगर आपके पास में डिफॉर्मेशन है, लोड अगर P लग रहा है तो डिफॉर्मेशन से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, तो इसको बोलते हैं स्टिफनेस के A अपॉन L। ओके, ये है आपकी स्टिफनेस। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 डिवाइडेड बाय स्टिफनेस कर दोगे तो फ्लेक्सिबल आ जाएगा। अब आते हैं अपन इस पे जो स्टेप बार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे आपके मिड टर्म है ना ये इस टाइप के, मैं डेरिवेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस डालूंगा। जो अभी क्लास में है वो तो उसके लिए बेनिफिट होगा। अब देखो क्या हुआ कि एक बार जो है वो इस डायमीटर की है। ओके, लेट्स उसका एरिया A1, उसका मटेरियल है E1 और उसकी लेंथ है L1। और अब इसके साथ में ही एक और बार जोड़ी हुई है, उसका मान लो एरिया इससे थोड़ा कम है और वो उसका एरिया A2, E2 और L2 उसकी लेंथ है। फिर थर्ड नंबर एक और बार ऐड हो गई है, तो इसको बोलते हैं स्टेप, मतलब एक के बाद एक जुड़ना बार का। उसका एरिया है A3, उसका मटेरियल है E3 और लेंथ है A3। ठीक है, अब आता है एक्सटर्नल लोड P। अब यहां पे देखना, ध्यान से सुन, देखो ये है इस पे लोड P D। ओके, ये है आपका पॉइंट A और ये है आपका पॉइंट B। इस पे फोर्स लग रहा है एक PB और ये है आपका पॉइंट C, इस पे फोर्स लग रहा है PC। ओके, कैसे कि ये एक बार है, सेकंड बार, थर्ड बार, और इसके ऊपर फोर्स इस टाइप से लग रहे हैं। मतलब इस वाली बार में ना फोर्स लग रहा है PB, फिर इस C पॉइंट पे फोर्स लग रहा है PC, फिर उसके बाद में D पॉइंट पे लग रहा है PD। अब इसके फोर्स की वजह से क्या होंगे? कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। मान लो पहली बार यहाँ पे आ गई, फिर दूसरी बार में भी कुछ इलोंगेशन होगा, फिर तीसरी बार में भी इलोंगेशन होगा। तो
फाइनल जो इलोंगेशन है वो कैसे फाइंड आउट होगा? फाइनल इलोंगेशन होगा कि इनिशियल पोजीशन ये होगी तीनों बार की और फाइनल पोजीशन ये होगी, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको कि पहले इस बार में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, डेल्टा 1, फिर इसके और इसके लेंथ में निकालेंगे, इसके लिए डेल्टा 2, फिर इस वाले के अंदर डेल्टा 3, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस जो आपकी कॉम्पेटिबिलिटी या मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अगर 3 तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उसको फाइंड आउट करना है आपको बार का, ओके, तो उसके लिए क्या करना होता है इसके केस में? तो इसके केस में अपन देखते हैं फाइंड आउट कैसे। सबसे पहले आना चाहिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, ओके। फ्री बॉडी, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे या जहां पे भी समझ में नहीं आया तो वो चीज मैं बता देता हूं। इस वाली प्रॉब्लम में देखो, स्टेप बार का मतलब एक बार, फिर सेकंड बार इसके साथ में ऐड हुई है, थर्ड बार इसके साथ में, और ये जो पॉइंट जो है ना ABC, ये क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि अपन तो पहले क्या कंसीडर कर रहे थे, सिंपल प्लेन बार, और यहाँ पे फोर्स लगा दिया P। अब इसके साथ में ऐड कर दिया एक ये बार, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, इस टाइप से इसको बोलते हैं स्टेप बार, ओके। और इन बारों का देख, इन सबके जो साइमल्टेनियसली जो बार है उनकी लेंथ, एरिया और E की वैल्यू दे रखी है, ओके। नाउ कमिंग टू दी FBD। FBD करने के लिए इस पॉइंट पे ये सारी बार के वजह से और जितने फोर्सेस लग रहे हैं एक रिएक्शन डेवलप होगी। FBD कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक रिएक्शन फाइंड आउट कर दो RA, ओके। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट B। B पे जो है वापिस रिएक्शन अपनी लग रही है कितनी, ये RA हो गया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन लग रही है R1, और वापिस सेकंड वाली बार R1 अगर ऊपर लग रहा है तो वापिस कितना लगेगा R1 ये, और इस वाली बार के ऊपर कितना लग रहा था PB, इसके बार के लग रहा है PB, ओके। नाउ कमिंग टू दी, ये पॉइंट आपका A, ये B, ये वापिस B और C, ओके। फिर R1 अगर ऊपर लगेगा तो वापिस नीचे लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना ये FBD, ये वाला फोर्स इक्विलिब्रियम है, वापिस यहाँ पे PB लगेगा, ये वापिस इक्विलिब्रियम में आ गया। और फिर उसके बाद में है आपका C वाला पॉइंट, ये C और D। C पे क्या लग रहा है, एक तो PC लग ही रहा था, ओके, PC लग रहा है ना C पॉइंट पे। फिर इसके अपोजिट रिएक्शन, इसके अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा R1 प्लस PB, इसके अपोजिट रिएक्शन, और सबसे नीचे हो जाएगा PD। अब बार नंबर थर्ड, ये है बार नंबर 3, ये है बार नंबर 2। एक बार अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपके क्वेश्चन जो है वो सीधा अंगुलियों पे, और उनके सॉल्यूशन जो है वो इतना इजी होगा। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली बार के लिए निकालो फाइंड आउट, तो इसके अंदर समेशन ऑफ दी फोर्स भी, इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन होगी कि फोर्स का रिजोल्यूशन सब इक्वल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, बाकी फोर्स लग रहे हैं एक ये ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले देखो PD प्लस PC, ये सब डाउनवर्ड लग रहा है, फिर माइनस R1 माइनस PB, ये लग रहा है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, और अपवर्ड नीचे इक्वल टू 0, ओके। तो इस वाले क्लॉज से आपको नहीं मिल जाएगी R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, PD प्लस PC माइनस PB। ये सिर्फ अभी क्या बता रहा हूं आपको, सॉल्यूशन बता रहा हूं, डेरिवेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे,
डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी अपन इसी क्लास में देखेंगे। तो R1 इक्वल टू PD प्लस PC माइनस PB इस वाले इक्वेशन से आएगा। यस कुलदीप और सतीश, इस वाले इक्वेशन से लिख सकता हूं मैं R1 की वैल्यू। यस सर। तो R1 आपके पास में निकल गया, R1 की वैल्यू है PD प्लस PC माइनस PB, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ कमिंग टू दी बार नंबर सेकंड। बार नंबर सेकंड में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, समेशन ऑफ दी V। सबसे पहले ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में देखो, तो ये है आपके नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है R1 प्लस RB, R1 प्लस PB, और ये नीचे लग रहा है माइनस R1 प्लस PB जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो फोर्स 0 आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम में। तो वी कैन से कि बार नंबर जो सेकंड है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है R1 प्लस PB, और R1 की वैल्यू अपन को पता है कि नहीं? R1 की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर यहां से फाइंड आउट करी थी, इसके अंदर R1 अगर वैल्यू रख दोगे तो इसके अंदर बार के अंदर फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर दोगे। फिर बचा ये, इसके लिए क्या हो जाएगा कि रिएक्शन जो सपोर्ट पे है वो है R1। ओके, अब ये सारा तामझाम करने के बाद में यू कैन फाइंड इजिली फोर्स इन दी पर्टिकुलर बार्स, और जब आपके पास में फोर्स हो जाएगा तो फोर्स होने के बाद में किसी भी पर्टिकुलर बार के अंदर आपको अगर फाइंड आउट करना है डेल्टा वन मतलब इस वाले पर्टिकुलर बार में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कर लो, इस वाले में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कर लो, इस वाले में कितना लग रहा है वो फाइंड आउट कर लो। ओके, अब देखो फर्स्ट ये सेम प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ये प्रॉब्लम। ये है आपकी लेंथ L, एरिया है 2A, यंग मॉडुलस है E, सेकंड बार है अपनी ये रही। ओके, इसका है एरिया A, यंग मॉडुलस E, और लेंथ जो है वो 2L है। ओके, नाउ कमिंग टू दी थर्ड बार। थर्ड बार जो है वो H मिलर, इसका एरिया 2A। ओके, तो सबसे पहले फोर्स लग रहा है, मैं कैसे डिनोट करूंगा, यहाँ पे लग रहा है P, फिर इस वाले पोर्शन पे लग रहा है P/2, और इस वाले में लग रहा है यहाँ पे 2P। ओके, क्वेश्चन फटाफट ड्रॉ कर दो। ये है आपका बार 1, बार सेकंड, और इसको बोलते हैं स्टेप बार, एक के बाद एक बार आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब आपसे पूछे कि टोटल फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन जो है वो निकालो, तो उसका मतलब है बार यहाँ पे पहले सबसे पहले डिनोट कर दो, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट है B, ये है C, और ये D। ओके, तो AB वाली लेंथ पे कितना डिफॉर्मेशन इन दी BC और डिफॉर्मेशन इन दी CD। ओके, सबसे पहला इक्वेशन ये लिखनी है, साथ साथ में लिखते रहना, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस किस तरह से करना है वो सीख लो। ओके, तो सबसे पहले फोर्स डायग्राम बनाना है अपन को, यहां से स्टार्ट करो। यहां से स्टार्ट करने के लिए अपने को यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगी। ओके, उस रिएक्शन को मान लो R1। ओके, नाउ कमिंग टू दी इस वाले फोर्स पे आओ, देखो बार नंबर 1, बार नंबर 1 में ये लग रहा है आपका R1, और इसके अपोजिट लगेगा क्या, R1, यस और नो, है ना, R1 लगेगा कि नहीं बार नंबर 1 में?
ये जैसा मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पे अगर ये R1 है तो इसके अपोजिट, इसको इक्विलिब्रियम में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट रिएक्शन लगानी पड़ेगी R1। अब आते हैं, ये हो गया A और B। नाउ कमिंग टू दिस B और C पॉइंट। B और C पॉइंट पे, B पे कितना लग रहा है फोर्स, एक तो लग रहा है 2P, ओके, 2P फोर्स इधर लग रहा है, और एक रिएक्शन लग रही है आपकी R1। तो एक रिएक्शन R1 अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा R1 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसका चाहिए ना भाई। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक इस डायरेक्शन में रिएक्शन करेगा तो दूसरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वापिस इसका अपोजिट आपको लगाना है R1, और इसका 2P का वापिस अपोजिट लगाना है आपको 2P, ताकि ये हो गया इक्विलिब्रियम में। ओके सर ये 2p कैसे लिखा अपन ने? 2P, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कितना, B पॉइंट पे इस वाले बार में कितना फोर्स लग रहा है, इस वाली बार में लग रहा है ना, क्योंकि अपन ने यहां से यहां तक तो आए, तब तक इसका रिएक्शन R1 था, और B और C के बीच में B पॉइंट पे कितना लग रहा है 2P, और 2P कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ है ना। ओके सर वो तो ठीक है, पर ये 2p कैसे आया, मतलब वहां पे अपन ने 2p अज्यूम किस हिसाब से किया? ये तो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, गिवन है, ठीक है हाँ ठीक ये है। क्वेश्चन में गिवन है। जो रेड कलर के जो है ना सारे फोर्स, रेड कलर के जो फोर्स लगे हुए ना, P/2 2P, ये गिवन है। जिस तरह इस वाले लास्ट क्वेश्चन में था, लास्ट ओके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, PB PC, ये सब लिखा हुआ था ना। हाँ ओके सर। बस ये, तो अब यहाँ से ऊपर से नीचे आने के बाद में देखो 2P यहाँ लग गया, वापिस 2P इसके डायरेक्शन में। ओके बैलेंस हो गया ये वाला बार, ये रही बार नंबर सेकेंड। अब आते हैं बार नंबर थर्ड। थर्ड पे सबसे पहले रिएक्शन दो, रिएक्शन देने के लिए ये है इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट क्या आएगी R1, फिर 2P लग रहा है अंदर की तरफ, तो वापिस इसमें लगेगा इसके अपोजिट, और एक फोर्स यहाँ पे दे रखा है P/2, वो लग रहा है यहाँ पे P/2। अब ये जो सारे जो फोर्सेस हैं ये इक्वल होना चाहिए किसके, P के। तो सबसे पहले निकालना होता है बार नंबर 3 में फोर्स समेशन ऑफ द F इक्वल टू 0। तो P इक्वल टू, P लग रहा है इस डायरेक्शन में, बाकी सब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो R1 प्लस P/2, और 2P की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, P के डायरेक्शन में, तो माइनस लिख दिया मैंने। यहां तक क्लियर? ये वाली इक्वेशन समझ में आएगी नहीं? इस वाली इक्वेशन को लिखो, यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे। इस वाले में देखो, एक तो P इस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर R1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, P/2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और 2P इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो या तो सब एक एक डायरेक्शन के फोर्स कर दो, और दूसरे डायरेक्शन में इसके कर दो। तो P प्लस 2P एक डायरेक्शन में इक्वल टू अपोजिट होना चाहिए R1 प्लस P/2। तो यहां से R1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3P माइनस P/2 कितना हो जाएगा, 2.5P। यस और नो? यहाँ पे R1 जो रिएक्शन है वो कितना आएगा, जब यहां से यहां तक देखो, यहां से ध्यान से देखो, जब इस वाले बार को मैं लेके जा रहा हूं तो P फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, और R1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, P/2 इसके अपोजिट, और 2P की डायरेक्शन ये। तो समेशन ऑफ दी ये जो फोर्स है इसका जीरो करो, तो P प्लस 2P माइनस R1 माइनस P/2, या तो ये इक्वेशन लिखूं या फिर ये लिख सकता हूं, एक साइड के जो फोर्स है उसको इक्विवेलेंट कर दो, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको इक्विवेलेंट कर दो। और क्या चीज अपने को अननोन है, अपने को जो फोर्स जो है P/2 ये तो दे रखा है,
अपने को यहाँ पे रिएक्शन पता नहीं है, तो रिएक्शन निकालने के लिए, R1 निकालने के लिए आपको इस तरह का इक्विलिब्रियम निकालना पड़ता है। ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा 3p माइनस p/2 मीन्स 2.5p और 5/2p। अब आते हैं अपन डायरेक्ट मेथड्स पे। डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बार के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो। सबसे पहले देखो क्या करना है, अपना एक हाथ लो और यहां पे रखो इसके बीच में। ओके, यस और नो? अब अपने को यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन निकालो, तो बार नंबर 3 में फोर्स जो लग रहा है वो है इस पे टेंसाइल फोर्स P। यस और नो? लग रहा है? बार नंबर 3 में यहां से देखो ध्यान से थोड़ा, एक्चुअली में आप फिजिकली मैं नहीं हूं वहां पे, तो जस्ट यहाँ पे देख लो, मेरा ये जो कर्सर है उसको ध्यान से देखो। सेक्शन यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे काटो और नीचे की तरफ जितना फोर्स है वो फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो नीचे की तरफ पर्टिकुलर बार नंबर 3 में फोर्स लग रहा है ओनली फॉर P, जो कि अपन ने फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके क्रॉस चेक बता रहा हूं मैं। अब आते हैं सेकंड नंबर बार। सेकंड नंबर बार में भी क्या करो, एकदम बीचों बीच में एक सेक्शन लो, वो सेक्शन 2 रहा। अब इस सेक्शन के नीचे नीचे जो है ना, इस सेक्शन के नीचे नीचे जितने फोर्स हैं उसकी डायरेक्शन देखो। तो सेकंड नंबर जो सेक्शन है उसमें P तो लग रहा है नीचे की तरफ और अपोजिट लग रहा है P/2। तो इसका मतलब हुआ बार नंबर सेकंड में फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स P/2। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ मेरे को, आपके पास में आंसर आ जाएगा कि इसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके अंदर फोर्स लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 की वैल्यू है 2.5p और 2p अंदर, तो बार नंबर 2 में रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना है, P/2 है कि नहीं है? आया समझ में? बार नंबर सेकंड में यहाँ पे कितना R1, यहाँ पे भी R1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में। R1 की वैल्यू कितनी है, 2.5। यस और नो? R1 अपन ने यहां से फाइंड आउट किया ना, यस 2.5p। तो 2.5p का बिहेवियर कैसा है, टेंसाइल। R1 का फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टेंसाइल। और 2p कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव। अगर बार को अगर आप इस टाइप से फोर्स से रिजोल्व करोगे तो वो टेंशन होती है। क्या होती है, टेंशन। और अगर आप बार को इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो होता है कंप्रेशन। सबसे पहली चीज तो यही बताई थी मैंने स्टार्टिंग में आपको। तो यहाँ पे R1 फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, वो है 2.5 और इसके अपोजिट लग रहा है 2p। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, P/2 आएगा कि नहीं आएगा? यस। इसके अंदर जो सेकंड नंबर बार है उसके अंदर यहाँ सेक्शन है, उसके अंदर ये लग रहा है P/2 और इसके नीचे के डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है P। तो डायरेक्टली नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे आपको देखना कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स है, ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं किस तरह डायरेक्ट निकालते हैं। तो इसके रिजल्टेंट जो फोर्स है वो लगेगा P माइनस P/2, क्योंकि P की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे है और P/2 की डायरेक्शन ऊपर। तो एक तो कंप्रेसिव फोर्स होगा, एक टेंसाइल, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा P/2। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया है तो यू कैन इजिली फर्स्ट बेसिक मेथड ऑफ द इक्वेशन, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड, FBT डायग्राम बनाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, समझ में आया? आई होप, आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडिंग टू यू। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सतीश? सतीश क्या, खतेश? यस सर, यस सर। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ध्यान से देखो, इसको मैं सब कुछ पूरा रब कर देता हूँ, वापस समझाता हूँ। ये बेसिक प्रिंसिपल है, एकदम याद रखना।
सबसे पहले आपको लिखना है ये क्यों लिखना है, इलोंगेशन निकालना है स्टेप बार में। तो इलोंगेशन का मतलब है कि भाई बार 1, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इनका इंडिविजुअल क्या है, इलोंगेशन। तो किसी भी बार में ये जो फोर्स जो होता है एफ अगर लग रहा है, इसके अंदर अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर इलोंगेशन होता है, और अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर कंप्रेशन होगा। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर प्रिज्मेटिक बार है जिसके अंदर फोर्स एफ लग रहा है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है पीएल बाई ए। यहां तक क्लियर? ये तो बेसिक है, यहां तक यस तो सर। हाँ। तो मतलब अब आपको क्या निकालना है कि ए बी में डेल्टा ऑफ ए बी, मतलब यहां से यहां तक बार का डिफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर जो फोर्स होगा, फोर्स लोड लोड पी ए बी, लोड ये मतलब यहाँ पे फोर्स लगने वाला है ए और बी के बीच में बार के अंदर, मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ L1 और इसका एरिया A1 और इसका यंग कांस्टेंट E1, ये है डेल्टा ए बी। फिर है डेल्टा बी सी, तो फोर्स इन दी बी सी मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ L2 मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई इसका यंग कांस्टेंट। ये इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब इन तीनों बार का, मतलब अगर अपन डेल्टा निकाल देंगे तो टोटल इस स्टेप बार का डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा अपने को। CD इक्वल टू फोर्स इन दी CD मेंबर मल्टीप्लाई बाई L3 डिवाइडेड बाई A3 इंटू E3। जिस मटेरियल जिस बार की बात कर रहा हूं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, उसकी लेंथ लेनी है, उसका यंग मॉडुलस लेना है और उसके अंदर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस वाले फोर्स को निकालने के लिए, इसके अंदर बार के अंदर फोर्स निकालने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा FBD डायग्राम। FBD डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रिएक्शन अज्यूम कर लो, ये रिएक्शन है आपकी R1। तो अब मैं बार 1 का क्रॉस सेक्शन, मतलब बार 1 का बना रहा हूँ FBD डायग्राम। तो बार 1 जो है उसके फोर्स जो लग रहा है वो है R1। अब R1 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये कोई बार कहीं पे जा नहीं रही, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये FBD डायग्राम है पहले नंबर बार की। अब दूसरे नंबर बार में ध्यान से देखो, दूसरे नंबर बार में पहले तो रिएक्शन को ना रिजोल्व करो। मतलब R1 अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट में पहले R1 लगाओ, तब बैलेंस होगा। फिर R1 लग गया। अब बी पॉइंट पे और क्या लग रहा है, बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर बार 2 में, वो कितना है 2P। यस और नो? यहां तक क्लियर? स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना साथ में, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखे तो फिर भूल जाओगे। अब अगर ये बार अगर इक्विलिब्रियम में रहेगी, FBD डायग्राम बनेगा, तो इन रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? यस और नो? यस सतीश? यस सर, लगेगी। तो R1 के अपोजिट क्या लगाऊं मैं, ये वाला R1। R1, और 2P के अपोजिट क्या लगाऊं? 2P के अपोजिट कैसे, ये अगर क्या है कंप्रेसिव, तो वापिस इसके अपोजिट भी क्या लगेगी, कंप्रेसिव, इस टाइप से। यस और नो? यहां तक यस सर। क्लियर? ओके, ये हो गई आपकी बार नंबर सेकेंड। अब बार 3 में आके देखो, सबसे पहले रिएक्शन काउंटर करना होता है। अगर R1 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले R1 लगाओ, और 2P अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2P लगाओ। ओके, यहां तक क्लियर? अब C पॉइंट पे फोर्स लग रहा है एक P/2, तो वो फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, तो उसको मैंने लिख दिया P/2। ओके, और यहाँ के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना है, P, ये गिवन है। तो सबसे पहले बार नंबर 3 का इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख के बताओ।
समेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स। तो P, सबसे पहले P की डायरेक्शन में कितने फोर्स है, P, और ये भी डाउनवर्ड लग रहा है तो +2P, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की तरफ R1, फिर लग रहा है P/2। अब इस इक्वेशन से R1 की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से R1 की वैल्यू कौन निकालेगा, R1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 3P माइनस P/2, दैट मीन्स 2.5P। अगर आपके पास में R1 की वैल्यू आ गई तो अब आपको बनाना है फोर्स डायग्राम ऑफ बार। तो सबसे पहले बार नंबर 3, बार नंबर 3 में ये लग रहा है P, इसके अपोजिट में क्या लग रहा था, इसके अपोजिट में क्या लग रहा था, R1 2P माइनस ये P/2 और 2P। R1 की वैल्यू यहां पे रख के, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2.5 प्लस P/2 माइनस 2P, ये वैल्यू आएगी P। तो मतलब बार नंबर 3 में फोर्स लग रहा है आपका P। ये है बार नंबर सेकंड। बार नंबर सेकंड में अब इक्वेशन क्या बनी थी, ये बनी हुई है आपकी R1 और 2P। ये है आपका R1 माइनस 2P। ओके, अब R1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, R1 की वैल्यू है 2.5P, दैट मीन्स बार नंबर सेकंड जो है उसके अंदर जो फोर्स जो है वो है कितना, P/2, R1 कितना आएगा, P/2। हाँ P/2। तो ये हो गया आपका P/2। इसके अपोजिट एंड में भी P/2 लगेगा। अरे ये जो बार है, अगर इसके अपोजिट अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ये कैसे फोर्स इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इसके अपोजिट फोर्स तो लगेगा ना। तो P इधर लग रहा है तो P इधर लगा दो, और P/2 इधर लग रहा है तो P/2 इधर लगा दो। ये है बार नंबर 2। अब आते हैं बार नंबर 1 में। बार नंबर 1 पे कितना लग रहा है, डायरेक्टली R1। तो आपका बार नंबर 1 में लग रहा है R1। R1 की वैल्यू है 2.5P, और वो भी क्या है, टेंसाइल। ओके, तो इसके अंदर, इस वाले बार के अंदर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसके अंदर भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और इसके अंदर भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो मतलब डेल्टा जो AB के अंदर होगा प्लस डेल्टा BC के अंदर होगा, डेल्टा CD के अंदर होगा, ये सारे ऐड होंगे क्योंकि सारे प्लस साइन है, मतलब इलोंगेशन है। अगर किसी एक बार में भी इस टाइप से होता फोर्स P/2, उसका मतलब होता कि यहाँ पे इलोंगेशन नहीं है, यहाँ कंप्रेशन है। कंप्रेशन का फोर्स हमेशा लेते हैं नेगेटिव। ओके, कंप्रेसिव फोर्स को हमेशा नेगेटिव लेंगे और टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव। अब अपन को AB, BC और CD का डिफॉर्मेशन निकालना है, ये हो जाएगा डिफॉर्मेशन ऑफ द टोटल बार। यहां तक क्लियर आया समझ में? अब आ गया समझ में सतीश, कुलदीप? सर आ गया। ओके, तो ये इस पे एक मैं है ना सॉल्व प्रॉब्लम, एक तो सॉल्व प्रॉब्लम भेजूंगा गूगल क्लासरूम में, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर स्टेप बार के अंदर। स्टेप बार ध्यान से देखना, ये सारे जो स्टेप्स बताए वो इस तरह। तो पहले अपन ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया है, फिर एक मैं मेथड बताऊंगा डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर कंपटीशन एग्जाम के लिए। ओके, इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके सर। Okay, you can maybe leave. From my side is over.